नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। अपने देश में पिछले 9 साल से विपक्षी दलों के नेताओं के तरीके अलग अलग हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोसने के। उसके लिए अलग अलग नेता अलग अलग तरीके इस्तेमाल करता है, लेकिन 2 नेता ऐसे हैं जिन्होंने नायाब तरीका ढूंढा है। उनमें एक है अरविंद केजरीवाल, जो जब प्रधानमंत्री पर हमला करना होता है तो विधानसभा का सत्र बुला लेते हैं और वहाँ जो मन में आता है बोलते हैं। दूसरे नेता है कांग्रेस पार्टी के सर्वे सर्वा लेकिन किसी पद पर नहीं होने वाले राहुल गांधी। वो जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोसना होता है, गाली देना होता है, आलोचना करनी होती है, उनको नीचा दिखाना होता है तो विदेश चले जाते हैं। अभी हाल ही में आपको याद है कि जब संसद के बजट सत्र का दूसरा हिस्सा शुरू होने वाला था, उससे पहले लंदन से लौट कर आए थे। क्या क्या बोला था आपको याद ही होगा। अब इस समय वो अमेरिका में है और अमेरिका में जाकर उन्होंने सबसे पहला काम किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोलना। असल में समस्या क्या है, राहुल गांधी हो, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, चाहे दूसरे नेता हो, उनके सामने सबसे बड़ी समस्या ये है कि वो बड़ी लकीर खींचने में पूरी तरह से अक्षम है। न तो उनकी उस तरह की विश्वसनीयता है, न उनकी साख है, न उनकी उस तरह की लोकप्रियता है, न लोगों का उस तरह का भरोसा है उन पर जैसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर है। तो तरीका क्या है, अगर आप बड़ी लकीर खींचने में अक्षम हैं, असमर्थ हैं, तो आपकी सारी कोशिश, सारी ताकत लगती है जो बड़ी लकीर है उसको किसी तरह से मिटाकर छोटा करना। तो छोटा करने के क्रम में ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोलते हैं। उनके खिलाफ बोलते बोलते ये बात मैं बार बार कहता हूँ, अभी आगे आने वाले समय में भी कहूँगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोलते बोलते देश के खिलाफ बोलने लगते हैं और कभी कभी तो अपने खिलाफ भी बोलने लगते हैं। अब राहुल गांधी का जो ताज़ा दौरा है अमेरिका का, उस पर ज़रा नज़र डालिए आप। जो उन्होंने बोला है पहले दिन मंगलवार को जो उनका कार्यक्रम हुआ है, जो भारतीय मूल के अमेरिकन हैं उनके बीच में बोलते हुए। अब एक तो तुलना कीजिए, प्रधानमंत्री जब जाते हैं अमेरिका या किसी भी देश में तो वहाँ जो डायस्पोरा है वो, उसमें उत्साह, उसमें जिस तरह की ललक होती है प्रधानमंत्री से मिलने, देखने की, सुनने की, उसका पूरी तरह से अभाव नज़र आया। ऐसा लग रहा था एक छोटे से हॉल में लोगों को किसी तरह से जुटाया गया है और उसमें उन्होंने कहना शुरू किया कि देश में माइनॉरिटीज़ की हालत बड़ी ख़राब है। तो और उसमें ये मत मानिए, एक मुस्लिम ने सवाल पूछा कि माइनॉरिटीज़ के ख़िलाफ़ इतने कानून बन रहे हैं, माइनॉरिटीज़ के, उनका मतलब था मुसलमानों से, मुसलमानों के लड़कों को बिना अपराध के बंद किया जा रहा है, उन पर मुकदमा चलाया जा रहा है, तो आप क्या कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई आप केवल मुसलमानों की बात मत कीजिए, मुसलमानों के साथ तो हो ही रहा है, ये जो है ईसाइयों के साथ भी हो रहा है, ये सिखों के साथ भी हो रहा है, और उन्होंने कहा ये दलितों और आदिवासियों के साथ भी हो रहा है, और आखिर में कहा सारी माइनॉरिटीज़ के खिलाफ हो रहा है। यानी राहुल गांधी की नज़र में दलित और आदिवासी इस देश के माइनॉरिटी हैं। ये इस बात को समझिए, ये स्लिप ऑफ टंग नहीं है, ये ऐसा नहीं है कि ऐसे मुंह से बात फिसल गई। ये एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल प्रोजेक्ट है कि किस तरह से हिंदुओं को तोड़ा जाए। तो हिंदुओं को तोड़ने के लिए उनको 2 जो है टारगेट ग्रुप नज़र आते हैं जो उनकी नज़र में वल्नरेबल हैं, एक आदिवासी, दूसरे दलित। तो आप देखिएगा कि हर समय कोशिश होती है कि दलितों और आदिवासियों को हिंदू धर्म से, सनातन धर्म से अलग दिखाने की, और इसमें जो है अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का बहुत बड़ा हिस्सा लगा हुआ है। इंटेलेक्चुअल्स की एक बहुत बड़ी बिरादरी है जो लगातार इस पर काम कर रही है, इसका नैरेटिव खड़ा करने की कोशिश हो रही है, और उसमें मददगार बनते हैं राहुल गांधी जैसे भारतीय नेता जो उस नैरेटिव को आगे बढ़ाते हैं। उस नैरेटिव के बारे में जब भारतीय नेता कोई बोलता है तो लोगों को लगता है कि ज़रूर जो ये पश्चिम के जो है बुद्धिजीवी बोल रहे थे वही भारत का कोई नेता बोल रहा है और बड़ी पार्टी का नेता बोल रहा है, तो ज़रूर दोनों में सच्चाई है। यही नैरेटिव बनाना चाहते हैं। इनको समझ में एक बात आ गई है कि अगर मोदी को हराना है, अगर बीजेपी को हराना है तो हिंदुओं को तोड़ो। हिंदुओं को कैसे तोड़ेंगे, हिंदुओं को जाति में बांटो और हिंदुओं के बड़े सेक्शन को हिंदू धर्म से ही बाहर निकालो। तो उस पर 2 तरह के प्रोजेक्ट चलते हैं। एक धर्मांतरण का, उसके लिए ईसाई मिशनरियों के पास बहुत पैसा आता है,
उसके अलावा गल्फ़ कंट्रीज से और दूसरे मुस्लिम देशों से मुस्लिम संगठनों के पास पैसा आता है। तो हिंदुओं को मुसलमान बनाओ, उनको ईसाई बनाओ, ये एक प्रोजेक्ट तो लगातार चल रहा है। वो आज से नहीं चल रहा है, काफ़ी समय से चल रहा है। आज़ादी के बाद से चल रहा है, उसके पहले भी चल रहा था। तो ये प्रोजेक्ट चल रहा है। दूसरी तरफ कोशिश है कि किसी भी तरह से दलितों और आदिवासियों को हिंदू धर्म से अलग करो। राहुल गांधी उसी एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन ये सब बोलने में जो वो बात बोल गए, जिसको आप कह सकते हैं कि सेल्फ गोल किया है, वो ये है कि उन्होंने कहा कि माइनॉरिटीज़ की यानी मुसलमानों की हालत देश में वैसी ही है जैसी 1980 के दशक में दलितों की थी। और उदाहरण के लिए उन्होंने उत्तर प्रदेश का उदाहरण दिया कि उत्तर प्रदेश अगर उस समय आप जाते तो देखते जो दलितों के साथ हो रहा था वही आज मुसलमानों के साथ हो रहा है। अब राहुल गांधी को किसी ने बताया नहीं कि 1980 से 1989 तक जिस दशक की वो बात कर रहे हैं उसमें उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की ही सरकार थी और केंद्र में 80 से 84 तक उनकी दादी प्रधानमंत्री थी और 84 से 89 तक 89 तक उनके पिता प्रधानमंत्री थे। तो उनके पिता और दादी उनकी क्या दलितों पर अत्याचार कर रही थी? क्या दलितों के खिलाफ दमन का चक्र चल रहा था? अगर कांग्रेस उसके लिए जिम्मेदार है तो फिर आरोप किसी और पर कैसे? और अगर मुसलमानों की ये हालत है, दलितों की ये हालत है, आदिवासियों की ये हालत है, तो देश में 75 साल में से 55 साल से ज़्यादा समय तक गांधी परिवार ने या उनके समर्थकों ने, उनकी पार्टी ने राज किया है इस देश पर। तो क्या किया मुसलमानों के लिए, क्या किया दलितों के लिए, क्या किया आदिवासियों के लिए? मैं इस बात की शर्त लगा सकता हूँ कि आज़ादी के बाद से जितनी भी सरकारें आई हैं, किसी एक सरकार के 5 साल या 10 साल के कार्यकाल को उठा लीजिए आप, जवाहरलाल नेहरू से लेकर डॉक्टर मनमोहन सिंह तक। अगर आपको किसी प्रधानमंत्री के कार्यकाल में ऐसे आंकड़े मिल जाएं जब मुस्लिम समुदाय को सरकारी योजनाओं का लाभ उनकी आबादी के अनुपात से ज़्यादा मिला हो, जो कि मोदी सरकार के कार्यकाल के दौरान हुआ है, इसके बावजूद ये कहना कि मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है। इसी तरह से दलित और आदिवासी समाज, देश का जो वंचित वर्ग है, उसके लिए पिछले 9 सालों में जितना हुआ है उतना पिछले 65 सालों में नहीं हुआ। अगर हुआ होता उसका आधा भी, तो आज उनका जीवन स्तर बिल्कुल अलग होता। जिस तरह से केंद्रीय योजनाओं का लाभ उन तक पहुंच रहा है, जिस तरह से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के जरिए पैसा उनके खाते में पहुंच रहा है, जिस तरह से 80 करोड़ से ज़्यादा लोगों को मुफ्त राशन मिल रहा है, वो सब उनका जीवन स्तर सुधारने के लिए हो रहा है, जो इससे पहले कभी नहीं हुआ था। लेकिन राहुल गांधी तो ये सब बात बोल नहीं सकते। ये बात बोलेंगे तो फिर तो उनका एजेंडा ही पूरा गिर जाएगा। उनको तो गाली देनी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। तो वो रास्ता चुनते हैं विदेश जाने का। वहाँ वो पता नहीं क्यों, मुझे समझ में नहीं आता, बहुत सुरक्षित महसूस करते हैं। उनको लगता है यहाँ से गाली देने पर उनको लगता है कि वो सुरक्षित रहेंगे और उनको लगता है कि यहाँ से उनको समर्थन मिलेगा। उनको ये बात सीधी सी समझ में नहीं आ रही है कि इसी देश में, अमेरिका में, जहाँ वो ये बोल रहे हैं, वहाँ इसी महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 21 जून से पहली स्टेट विज़िट शुरू होने वाली है। स्टेट विज़िट अमेरिका की किसी भी देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति के लिए बड़े सम्मान का कारण होता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मैंने पहले बताया था आपको, तीसरे ऐसे भारतीय नेता हैं जिनको ये स्टेट विज़िट का न्योता मिला है अब तक पूरे 75 साल में। डॉक्टर राधाकृष्णन पहले थे, जब वो वाइस प्रेसिडेंट थे उस समय मिला था। डॉक्टर मनमोहन सिंह को 2009 में मिला था और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। और डॉक्टर मनमोहन सिंह को सिविल न्यूक्लियर डील कराने के पुरस्कार के रूप में ये मिला था नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता के कारण, उनके शासन कौशल के कारण और दुनिया भर में उनकी जो साख बनी है उसके कारण ये स्टेट विज़िट का मौका मिला है। और जब बाइडेन ने उनसे कहा कि मैं आपका ऑटोग्राफ चाहता हूँ, मेरे देश के सब लोग आपसे, प्रमुख लोग मिलना चाहते हैं, उस देश में जाकर
आप अपने ही देश के प्रधानमंत्री को गाली दे रहे हैं, नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने देश को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आप बता रहे हैं कि आज़ादी के 75 साल बाद भी भारत में दलितों, आदिवासियों, सिखों, ईसाइयों, मुसलमानों सबकी हालत खराब है। तो अच्छी किसकी है आपकी नज़र में? केवल सवर्णों और पिछड़ा वर्ग की। तो अत्याचार कौन कर रहा है? सवर्ण और पिछड़ा वर्ग के लोग। यही तो कहने की कोशिश कर रहे हैं। इसके जरिए संदेश क्या देना चाहते हैं? किसको एड्रेस कर रहे हैं, किसको सुना रहे हैं? कम से कम इतना सोच लेते कि जो दलित वर्ग आज़ादी के बाद से 25-30 साल तक कांग्रेस के साथ पूरी वफादारी के साथ रहा, उसने उनका साथ क्यों छोड़ दिया? मुसलमानों ने कांग्रेस पार्टी का साथ क्यों छोड़ दिया? अगर इस सवाल का जवाब वो खोजने की कोशिश करते तो शायद अपनी पार्टी के लिए बेहतर स्थिति बना पाते। राहुल गांधी की समस्या है उनकी एहसासे कमतरी, यानी प्रतिभा की कमी। उनको समझ में नहीं आता कि मोदी कैसे सबको ऐसे सलाह दे पाते हैं। तो वो कहते हैं कि मोदी अपने को भगवान से भी बड़ा समझते हैं। अब ये हीन भावना है राहुल गांधी की, जिसके कारण वो ऐसी बातें बोल रहे हैं। वो कहते हैं कि वो जो है सेना को भी सलाह देते हैं, वो वैज्ञानिकों को भी सलाह देते हैं, उनको भगवान के साथ बिठा दिया जाए तो भगवान को भी सलाह दे सकते हैं। ऐसा मोदी को लगता है। मोदी को लगता है क्या, नहीं लगता है, ये मोदी बता सकते हैं। लेकिन देश के लोगों को लगता है कि मोदी से योग्य नेता इस समय देश में नहीं है, और इस बात का लोगों को पूरा भरोसा है, यकीन है। और यही कारण है कि मोदी की लोकप्रियता कम होने की बजाय बढ़ती जा रही है। कांग्रेस पार्टी को अगर मुकाबला करना है बीजेपी का, नरेंद्र मोदी का, तो उसको सोचना चाहिए कि आखिर वो कौन से कारण हैं कि 75 साल में पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई प्रधानमंत्री अपने कार्यकाल के 9वें साल में पहले से ज़्यादा लोकप्रिय हो गया है। ऐसा पिछले 75 सालों में कभी नहीं हुआ। चाहे जवाहरलाल नेहरू रहे हों, चाहे इंदिरा गांधी रही हों, लाल बहादुर शास्त्री को लंबा कार्यकाल मिला नहीं इसलिए उनके बारे में कुछ कह नहीं सकते, या फिर जो है डॉक्टर मनमोहन सिंह रहे हों जो लंबे समय तक रहे हों, या अटल बिहारी वाजपेयी रहे हों, या राजीव गांधी। सभी नेताओं के साथ ऐसा हुआ है कि अपने कार्यकाल के शुरुआती 1.5-2-2.5 साल के बाद एंटी इनकम्बेंसी, उनके खिलाफ लोगों की नाराज़गी उनके खिलाफ शुरू हो गई है। तो किसी पार्टी की सरकार रही है, और ज़्यादातर कांग्रेस की सरकार रही है, इसलिए कांग्रेस की ही बात करेंगे। कांग्रेस की सरकारें, उनके प्रधानमंत्री अलोकप्रिय होते रहे हैं अपने पहले कार्यकाल के मध्य से ही। नरेंद्र मोदी ऐसे अपवाद हैं जो 9 साल पूरा होने के बाद 10वें साल में प्रवेश कर रहे हैं, फिर भी उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। उनकी लोकप्रियता दिन पर दिन बढ़ रही है, घटने की बजाय। इसका कारण खोजना चाहिए कांग्रेस पार्टी को, तो शायद उसके सामने कोई हल निकले, कोई रास्ता उसको दिखाई दे। मोदी की लोकप्रियता का सबसे बड़ा अगर सिर्फ एक कारण बताना हो तो वो है मोदी की विश्वसनीयता। लोगों को पूरा भरोसा है कि मोदी गलती कर सकते हैं, लेकिन इरादतन कभी गलती नहीं करेंगे। मतलब ये कि मोदी की नीयत साफ है, और साफ नीयत वाले के साथ लोग खड़े होने को तैयार रहते हैं, उसके बुरे समय में भी, अच्छे समय में तो रहते ही हैं। यही है मोदी की सफलता का राज, जो कांग्रेस पार्टी अभी तक समझ नहीं पाई है। उसको लगता है कि गाली देकर, कोस कर, नीचा दिखाकर मोदी की लोकप्रियता कम कर देंगे, विश्वसनीयता कम कर देंगे, लोगों को मोदी के खिलाफ खड़ा कर देंगे। कांग्रेस पार्टी जितनी ऐसी कोशिश कर रही है, उतना ही उल्टा असर उसका होता जा रहा है, उतनी ही मोदी की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है, कांग्रेस की विश्वसनीयता घटती जा रही है। इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।